बहुत समय पहले की बात है। चरणपुर नाम के राज्य में अर्जुन सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा अर्जुन सिंह के दो बेटे थे। बड़ा बेटा वीर सिंह, जो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था, जो अपना सारा समय खाने पीने और अखाड़े में गुजारता था, वो कभी अपने पिता के साथ महल में लगने वाले राजसभा में शामिल नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन सिंह का छोटा बेटा, जिसका नाम ज्ञान सिंह था, जो अपना सारा समय अपने पिता के साथ में रहकर राजमहल में लगने वाले राजसभा में ज्यादा समय बिताता था और वो अपने पिताजी से राज्य को चलाने के तरीके सीखता रहता था। चरणपुर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। अगर कोई समस्या आती तो वो भी राजा अर्जुन सिंह दूर कर दिया करते थे। राज्य में तो कोई समस्या नहीं थी, परंतु अर्जुन सिंह के सामने अब एक समस्या आन पड़ी थी, जो थी चरणपुर का नया राजा चुनने की। क्योंकि वीर सिंह और ज्ञान सिंह अब इतने बड़े हो चुके थे कि उसे अब इन दोनों में से एक को चरणपुर का राजा बनाना ही होगा। इसी चिंता में वो राजमहल के बाहर वाले बगीचे में टहल रहा होता है। तभी वहां उनका मंत्री आ जाता है। अर्जुन सिंह को परेशान देख वो उनके पास चला जाता है। क्या हुआ महाराज? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं मंत्री, कोई समस्या नहीं है। जब कोई समस्या नहीं है तो आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो? चिंता की कोई बात नहीं है मंत्री, बस एक दुविधा में फंस गया हूँ। कैसी दुविधा महाराज? मुझे बताइए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मंत्री, तुम तो जानते हो कि वीर और ज्ञान अब दोनों इतने बड़े और समझदार हो चुके हैं कि अब मुझे इन दोनों में से एक को अपने राज्य का राजा बना देना चाहिए। हाँ, तो इसमें समस्या कैसी महाराज? ये तो बहुत आसान है। आप ज्ञान बेटा को अपने राज्य का अगला राजा बना दीजिए। ऐसा क्यों मंत्री? मुझे ज्ञान को राजा क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि महाराज, ज्ञान बेटा काफी समझदार है और वो हमेशा आपके साथ में रहकर राज्य को चलाने के तौर तरीके सीखते रहते हैं, जिससे उन्हें आगे अच्छा राजा बनने में मदद मिलेगी। मंत्री, बात तो तुम्हारी सही है, परंतु अगर मैं ज्ञान को खाली इस बात के लिए उसे राज्य का राजा बना दूं कि वो अपना सारा समय मेरे साथ रहकर राज्य की समस्याएं सुनता है, तो ये वीर के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि राजा को खाली राज्य की समस्याएं नहीं दूर करनी होती हैं, समय आने पर उसे राज्य के लिए राज्य के दुश्मनों से लड़ना भी होता है, जिस चीज में वीर को महारत हासिल है। हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है। फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ मंत्री, तभी तो मैं तुम्हें इतना परेशान लग रहा हूं। पर आप उन्हें अभी राजा क्यों बना रहे हो? अभी तो आप काफी अच्छे हो, तो इतनी जल्दी क्या है? बात जल्दी की नहीं है, पर आज नहीं तो कल मुझे इन दोनों में से एक को राजा तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ महाराज, पर आप दोनों में से एक को कैसे राजा बनाओगे? वही तो सोचना है मंत्री कि वीर और ज्ञान में से किसे राजा बनाया जाए। महाराज, मेरे पास एक सुझाव है जिससे शायद आपको कुछ मदद मिल सके। हाँ मंत्री, बताओ क्या सुझाव है। महाराज, क्यों ना अपने राज्य के साधु बाबा को बुलाया जाए और उनसे इस समस्या के बारे में बात की जाए। शायद वो कोई उपाय बता सके। हाँ मंत्री, बात तो तुमने सही कही, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। जाओ जल्दी से बाबा को बुला लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर बाबा को बुला लाता हूँ। मंत्री फटाफट से साधु बाबा के यहाँ पहुंच जाता है। बाबा, आपको महाराज ने बुलाया है। क्या हुआ मंत्री बेटा? अचानक क्यों बुला लिया महाराज ने? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाँ बाबा, इसीलिए तो आपको उस समस्या को दूर करने के लिए महाराज बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आकर महाराज से मिलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब अर्जुन सिंह अपने राजमहल में टहल रहा होता है, तभी वहां साधु बाबा आते हैं। बोलो बेटा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अच्छा हुआ बाबा आप आ गए, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मंत्री ने मुझे बताया था कि तुम बहुत परेशान हो किसी समस्या की वजह से। हाँ बाबा, एक समस्या तो है जिससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बोलो बेटा, क्या समस्या आ गई है? बाबा, आप तो जानते हो मेरे दो बेटे हैं, वीर और ज्ञान, और अब मुझे अपना अगला उत्तराधिकारी चुनना है और मैं दोनों में से किसे चुनूं इसी दुविधा से परेशान हूं। एक तरफ वीर है जो बहुत बलशाली है और दूसरी तरफ ज्ञान है जो बहुत ही बुद्धिमान है। पर आप तो जानते हो कि राज्य की कमान संभालने वाले को दोनों ही सूरतों में अच्छा होना चाहिए और मैं किसी एक को चुनकर दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकता। बेटा, अगर तुम नहीं चुन पा रहे हो तो ये जिम्मेदारी राज्यवासियों को सौंप दो। वो जिसे चुन लेंगे फिर तुम उसी को अपना उत्तराधिकारी बना लेना। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, राज्यवासी कैसे चुनेंगे? देखो बेटा,
तुम्हें पता है कि वीर बलशाली है और ज्ञान बुद्धिमान, पर क्या तुमने अब तक वीर की बुद्धि की परीक्षा ली है और ज्ञान के पास कितनी शक्ति है उसका भी अनुमान लगाया है? नहीं बाबा, अब तक तो नहीं। हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले उनकी काबिलियत की परीक्षा लेनी होगी। तो कुछ इस तरह की चुनौती उन दोनों के सामने रख दो जिसे सुलझाने में बल का भी प्रयोग लगे और बुद्धि का भी। और ये चुनौती उन्हें राज्य के लोगों के बीच में जाकर साबित करनी होगी, ताकि राज्यवासियों को भी लगे कि महाराज अर्जुन सिंह ने सही दावेदार चुना है राजा बनने के लिए। पर तुम पहले तो दोनों को इस बारे में बता दो कि तुम उन दोनों में से एक को चरणपुर का अगला राजा बनाने वाले हो, और राजा चुनने से पहले उन्हें यह साबित करके दिखाना होगा कि दोनों इस योग्य हैं कि उन्हें राज्य का कार्यभार सौंपा जा सके। शुक्रिया बाबा, क्या खूब तरीका बताया है आपने। इससे तो मेरी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। बेटा, पर याद रखना, चुनौती ऐसी हो कि बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा एक साथ हो जाए। हाँ बाबा, मैं समझ गया। राजा अर्जुन सिंह को इतना बढ़िया सुझाव देकर बाबा वहां से चले जाते हैं और अर्जुन सिंह राजमहल में फिर से टहलना शुरू कर देता है। टहलते टहलते अर्जुन सिंह अचानक रुक जाता है और अपने मंत्री को बुलाता है। अर्जुन सिंह के बुलाते ही मंत्री फौरन से वहां पहुंच जाता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंत्री, साधु बाबा ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है अपना अगला उत्तराधिकारी चुनने के लिए। क्या बात है महाराज, यानी बाबा को यहाँ बुलाना सफल साबित हुआ? हाँ मंत्री, और बाबा के हिसाब से मुझे वीर और ज्ञान में से एक को राजा बनाने से पहले वीर की बुद्धि की और ज्ञान के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। पर आप ये कैसे करोगे महाराज? कुछ सोचा है क्या आपने? हाँ मंत्री, पर उसके लिए मुझे अपने राज्य के 2 ऐसे गांव बताओ जिन गांवों में केवल एक एक कुआं हो और दूसरा पानी का स्रोत ना हो, और हाँ, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में हो। रुकिए महाराज, मुझे थोड़ी देर सोचने दीजिए। महाराज की ये बात सुन मंत्री दोनों गांवों के बारे में सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर में वो महाराज को 2 ऐसे गांवों के नाम बता देता है। महाराज, ऐसे 2 गांव तो है जिन गांव में एक एक कुआं है। एक का नाम सरना है, जहां केवल एक कुआं है, और दूसरे का नाम अधिया है, जहां एक कुआं है, और दोनों गांव के पास दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। मंत्री, दोनों गांव एक दूसरे के अगल बगल में है ना? हाँ महाराज, एकदम अगल बगल में। परंतु महाराज, मुझे भी तो बताइए, आपने क्या सोचा है? कैसे लोगे दोनों की परीक्षा? थोड़ा धैर्य रखो मंत्री, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या सोचा है। महाराज, मैं ये तो समझ गया कि आपने दोनों गांव परीक्षा के लिए सोचे हैं, पर कम से कम ये तो बता दीजिए कि दोनों गांव अगल बगल में क्यों होने चाहिए? यह भी तुम्हें पता चल जाएगा मंत्री कि दोनों गांव अगल बगल में क्यों होने चाहिए। तुम पहले फटाफट से वीर और ज्ञान को बुला लो। ठीक है महाराज, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में वीर और ज्ञान अर्जुन सिंह के पास पहुंच जाते हैं। आओ बच्चों आओ, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बोलिए पिताजी, क्या जरूरी बात है? बेटा देखो, अब समय आ गया है कि चरणपुर राज्य को उसका नया राजा मिल जाए। क्यों पिताजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप तो अभी अच्छे हो, फिर आप राज्य की कमान किसी और को क्यों देना चाहते हो? बेटा, राजा के पद की कमान मैंने अभी किसी को नहीं सौंपी तो बाद में देर हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं होता देख पाऊंगा। तो मेरे जीते जी ये कमान या तो वीर तुम्हें या ज्ञान तुम्हें, तुम दोनों में से एक को सौंपना चाहता हूं। पिताजी की ये बात सुनकर वीर तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ पिताजी, मैं तो तैयार हूँ। मैं चरणपुर का नया राजा बनने तैयार हूँ। और बेटा ज्ञान, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें नहीं बनना क्या राजा? पिताजी, आप जो फैसला लेते हो सही लेते हो, तो आपको जैसा सही लगे, आप जिसको राजा बनाने तैयार है, मैं उसको अपना राजा मानने तैयार हूं। देखो बच्चों, इस पद के लिए 2 उम्मीदवार है, एक बेटा वीर तुम और बेटा ज्ञान तुम। पर मैं किसी एक को राजा बनाकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोनों को मुझे साबित करके दिखाना होगा कि तुम इस पद के सही दावेदार हो। बोलिए पिताजी, हमें क्या करना होगा? मैं तो तैयार हूँ किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए। वीर बेटा, तुम्हें सरना गांव में जाना है और ज्ञान तुम्हें अधिया गांव में। गांव में जाना है? पर क्यों पिताजी, हम गांव में जाकर क्या करेंगे? देखो बच्चों, सरना गांव और अधिया गांव दोनों में एक एक कुआं है और दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है, जिस कारण उन गांव वालों को गर्मी के महीनों में काफी तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों के लिए कहीं से भी एक और पानी के स्रोत का इंतजाम कर दो, ताकि आने वाले गर्मियों के समय पर उन्हें पानी के लिए तकलीफ ना हो। ठीक है पिताजी,
मैं अभी जाकर उन गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम कर देता हूँ। रुको बेटा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम अपने राजमहल के किसी भी सैनिक या सिपाही को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो भी करना है तुम्हें अकेले करना है। अर्जुन सिंह की ये बात सुनकर वीर तो चौंक जाता है। क्या कहा पिताजी आपने? तो हमें अकेले ही गांव में जाकर उनके लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करना होगा। हाँ बेटा, जो भी करना होगा तुम्हें अकेले करना होगा। उसके बाद क्या था, वीर तुरंत वहां से बिना कुछ सोचे समझे सरना गांव के लिए निकल जाता है। पर ज्ञान वहीं रुककर अर्जुन सिंह से बात करने लगता है। पिताजी, मेरा एक प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है। पिताजी, हम राजमहल के सिपाही और सैनिकों की मदद नहीं ले सकते, पर उसके अलावा किसी की मदद ले सकते हैं ना? हाँ बेटा, राजमहल के सैनिकों और सिपाहियों के अलावा तुम जिसकी चाहे उसकी मदद ले सकते हो। ठीक है पिताजी, तो मैं भी जा रहा हूँ अधिया गांव, उन गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करने। फिर वहां से ज्ञान भी अधिया गांव के लिए निकल जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वीर ने सरना गांव वालों के लिए दूसरे पानी का स्रोत का इंतजाम करने के लिए क्या किया। वीर अर्जुन सिंह के कहे अनुसार सरना गांव में पहुंच जाता है। चलो, अब यहाँ आ तो गया हूँ, पर अब ये सोचना होगा कि कैसे पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करूं। वीर को अपने बल की शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे गांव के खेतों में जाकर खुदाई करने लगता है। वो बिना किसी से पूछे अलग अलग गांव वालों के खेतों में खुदाई करता है। इसी तरह अलग अलग लोगों के खेतों में खोदते खोदते 3-4 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वहां के गांव वाले इस बात से परेशान होकर गांव के मुखिया को वीर से बात करने भेजते हैं। राजकुमार वीर, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों लोगों की खेतों में खुदाई कर उनके जमीन बर्बाद कर रहे हो? तुम कौन हो और इस तरह मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, और आप जिस तरह लोगों की जमीन पर खुदाई कर रहे हो और उन्हें बर्बाद कर रहे हो, उससे सभी गांव वाले परेशान हो गए हैं। मुखिया, मैं तुम्हारे भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे पिताजी ने तुम गांव वालों को दूसरा पानी का स्रोत ढूंढ कर देने कहा है, और तुम्हारे गांव के पास कोई नदी वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए दूसरा कुआं खोद रहा हूँ। पर राजकुमार, कुआं खोदने की जगह आपने 3-4 दिनों में 5 लोगों की जमीन बर्बाद कर दी है। राजकुमार, हो सके तो आप रहने दो, हम गांव वाले आपके जगह कुआं खोद देते हैं। नहीं मुखिया, मैं इतना निर्बल भी नहीं हूँ कि एक कुआं खोदने के लिए तुम गांव वालों की सहायता लूं। मुखिया परेशान होकर वहां से चला जाता है और वीर अपने काम में लगा रहता है। इसी तरह वीर बिना किसी के मदद के और 5-6 दिनों तक अलग अलग और लोगों के खेतों में खोदता है, पर उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। इस वजह से परेशान होकर वीर वहां से निकलकर राजमहल के लिए निकल जाता है। अब जानते हैं ज्ञान ने अधिया गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करने के लिए क्या किया। ज्ञान भी अधिया गांव में पहुंच जाता है और वो सबसे पहले गांव के मुखिया के पास पहुंचता है। ज्ञान जब मुखिया के पास पहुंचा तो देखता है मुखिया सोया हुआ था। मुखिया को सोता देख ज्ञान उसे आवाज लगाता है। मुखिया काका, ओ मुखिया काका, जरा सुनिए तो। ज्ञान की आवाज सुनकर मुखिया उठ जाता है और ज्ञान को देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे राजकुमार ज्ञान, आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ मुखिया जी, मुझे पिताजी ने भेजा है। वो बोल रहे थे आपके गांव में केवल एक कुआं है और उसके अलावा दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। हाँ राजकुमार, ये बात तो सही है। हमारे गांव में पानी के स्रोत के नाम पर केवल एक कुआं है। मुखिया जी, इसी परेशानी को दूर करने पिताजी ने मुझे भेजा है। पर वो तुम कैसे दूर करोगे बेटा? देखिए मुखिया जी, आपके गांव के पास से कोई नदी तो नहीं गुजरती है, इस कारण हमें गांव में एक और कुआं खोदना होगा। हाँ बेटा, हमें मंजूर है, पर कहाँ खोदे जहां पानी मिल सके? देखिए मुखिया जी, हमें जमीनी स्थल का पानी सिर्फ वहीं मिल सकता है जहां पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं और गर्मियों में भी उन पर इतना असर नहीं पड़ता। मुखिया जी, ऐसी कोई जगह है आपके नजर में? हाँ बेटा, हमारे गांव के बगीचे के पास जो खेत है उसके पास के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। हाँ तो मुखिया जी, हमें खुदाई वहीं करनी होगी। बेटा, तो हम लोग कब से खुदाई शुरू करें? मुखिया जी, करे नहीं करेंगे, मैं भी सभी लोगों के साथ मिलकर खुदाई का काम करूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दी है। ठीक है बेटा, तो कब से शुरू करेंगे खुदाई का काम? मुखिया जी, कल सुबह आप 3-4 लोगों को खुदाई के सामान के साथ वहां लेकर पहुंच जाना, मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा। ठीक है बेटा, मैं सुबह सारे साजो सामान के साथ पहुंच जाऊंगा। फिर क्या, अगली सुबह ज्ञान सबसे पहले आकर बगीचे वाले जमीन के पास खड़े हो जाता है और बाकी गांव वालों का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। लो बेटा, आ गए हम।
बताओ कहाँ कहाँ खुदाई करनी है। मुखिया जी देखिए, हम सिर्फ एक जगह पर खुदाई करके पानी मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबको पहले अलग अलग जगह पर खुदाई करनी होगी, और जैसे ही किसी एक जगह पर भी पानी मिले तो हम सब मिलकर उस जगह पर खुदाई करेंगे। इससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर क्या था, सारे गांव वाले और ज्ञान मिलकर अलग अलग जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। खुदाई करते करते सारे गांव वाले थक जाते हैं, तो ज्ञान मुखिया जी को बुलाकर उन सभी को थोड़ी देर आराम करने कहता है। मुखिया जी, सभी गांव वाले थक गए हैं, थोड़ी देर सभी को आराम करने कह दो। थोड़ी देर आराम करेंगे तो काम करने में और ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। ज्ञान के कहे अनुसार सारे गांव वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं और खाना वगैरह खाने लगते हैं। सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, परंतु ज्ञान अभी भी खुदाई का काम शुरू रखता है और उसे काम करता देख मुखिया उसे भी खाना खाने बोलने जाते हैं। बेटा बस करो, चलो सबके साथ मिलकर कुछ खा लो और थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मुखिया जी, बस थोड़ी देर और काम कर लेता हूँ, फिर आकर खा लूंगा। वैसे भी मुझे अभी इतनी भी भूख नहीं लगी है। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे, पर थोड़ी देर में आकर खाना खा लेना। ठीक है मुखिया जी, आप लोग खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक यह मैं संभालता हूँ। फिर क्या था, मुखिया भी सबके साथ मिलकर खाना खाने बैठ जाता है और ज्ञान खुदाई में लगा रहता है। जब सभी गांव वाले और मुखिया खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं, तभी जहां ज्ञान खुदाई कर रहा होता है, तभी वहां एक पानी का फुव्वारा निकलता है, जिसे देख ज्ञान बहुत खुश होता है और सारे गांव वालों को आवाज लगाने लगता है। मुखिया जी जल्दी आइए और देखिए, आखिरकार हमें पानी मिल गया। मुखिया पानी का फुव्वारा देख बहुत खुश होता है और ज्ञान का धन्यवाद करने लगता है। अरे मुखिया जी, धन्यवाद किस बात का? मैं आपके राज्य का राजकुमार हूं, तो पिताजी के साथ साथ मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है अपने राज्यवासियों के प्रति। हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। और बेटा अब खुदाई का काम आप हम पर छोड़ दो। पानी का स्रोत तो मिल चुका है, बाकी का हम लोग खोद देंगे। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं राजमहल के लिए निकलता हूं, बाकी का आप लोग संभाल लेना। ठीक है बेटा, तुम निश्चिंत होकर राजमहल चले जाओ, बाकी का हम संभाल लेंगे। इस तरह वीर और ज्ञान दोनों की चुनौती समाप्त होती है, जिसमें ज्ञान सफल होता है और वीर असफल।